नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि हम हमारे इस उड़ान क्लासेज के माध्यम से, आप सबके उड़ान क्लासेज के माध्यम से हम बात करना चाहेंगे आज के सेशन में भारतीय इतिहास के ही एक पोर्शन, जिसमें हमने शुरुआत कर दी थी दिल्ली सल्तनत के बारे में। यानी आज से हम जो दिल्ली सल्तनत शुरू कर चुके थे उसी को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली सल्तनत का ही टॉपिक आज के सेशन में, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में बात कर ली थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं, उसी में आज आगे बढ़ाते हुए गुलाम वंश में ही हमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा और थंबनेल को देखकर आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि आज हम दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रजिया सुल्तान का ही पापा था या रजिया सुल्तान के ही पिता हुआ करते थे। उसके बारे में आज के सेशन में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम बात करेंगे आज के सेशन में इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। और गुलाम वंश हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश चला था। और इसी गुलाम वंश के अंदर भी हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में। हमें आज की कक्षा में बात करनी है। और जो कि इल्तुतमिश है, ये शासन करेगा 1211 से और 1236 ईस्वी तक। इसी इल्तुतमिश के बारे में बात कर ले तो इसे ही कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक अगर संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था यानी कि इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक या एक्चुअल फाउंडर माना जाता है। इसी इल्तुतमिश के बारे में बात कर लें तो इसी इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले ही इसे बगदाद के खलीफाओं के द्वारा जो है सुल्तान के पद की या सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई। इसी कारण से इसे कहा जाता है भारत का प्रथम सुल्तान। तो भारत का प्रथम सुल्तान कौन बना? तो भारत का सबसे पहला सुल्तान बना था इल्तुतमिश। और इसी इल्तुतमिश को ये सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं ने दी थी। और बगदाद के ही खलीफाओं के द्वारा ये उपाधि देने के बाद में इसी व्यक्ति ने इस सुल्तान के पद को अनिवार्य कर दिया था। यानी इल्तुतमिश ने ही सुल्तान का जो पोस्ट है, जो पद है, इसको अनिवार्य कर दिया था और कहा था कि मेरे बाद में जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा होंगे वो सारे के सारे राजा अपने आप के सामने कौन सी उपाधि धारण नाम के आगे कर सकते हैं? सुल्तान की उपाधि जो है ये लगा सकते हैं। सारे के सारे लोगों को ये सुल्तान की उपाधि बेहतर कर दी इल्तुतमिश ने। जितने भी राजा होंगे दिल्ली सल्तनत के, वो सारे के सारे सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। लेकिन इसके बाद में बीच में एक ऐसा राजा आएगा, जो कि एक ऐसा शासक आएगा जो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करेगा, और उस व्यक्ति का नाम है खिजर खान। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो इसी ने ही राजा बनते ही अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से और कहां पर शिफ्ट कर दी? दिल्ली में शिफ्ट कर दी। और इसी के ही बारे में बात कर ले तो 1215 ईस्वी में इसी के ही शासनकाल में लड़ा गया था तराइन का तीसरा युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तराइन का तीसरा युद्ध। और तराइन के तीसरे युद्ध की बात कर ले तो तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा ही गया था किस किस के बीच में? इल्तुतमिश के बीच में। और गजनी का एक राजा था जिसका नाम था यलदोज।
क्योंकि यह यलदोज गोरी का गुलाम था और ये गजनी का साम्राज्य इसे मिला था। और इसी यलदोज को तराइन के तीसरे युद्ध में बुरी तरीके से हराया था किसने? इल्तुतमिश ने। कि इल्तुतमिश इसे बस मारने ही वाला था कि ये जो है यहां से तराइन के मैदान में से भाग निकला और भागकर वापस चला गया कहां पे? गजनी नामक जगह पर। इसके बाद में बात कर ले तो इसी इल्तुतमिश ने ही इसी के ही शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खान भारत आया। चंगेज खान खतरनाक आदमी जिसका वास्तविक नाम था तेमुचिन। यानी कि चंगेज खान भारत आया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चंगेज खान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो वो आया था किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। और इसे भारत में आने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों आया ये नालायक आदमी भारत में? क्या जरूरत थी इसे भारत में आने की? तो भाई साहब चंगेज खान जो है एशिया का सबसे बदनाम राजाओं में इसका नाम शुमार है। आज तक भी इतिहासकार ये कहते हैं कि चंगेज खान की कब्र हमें नहीं मिली है और ऐसा माना गया है कि इस व्यक्ति के खोप के कारण इसने पूरे के पूरे जब लोग इसे दफनाने गए थे तो अपने ही सेनापति को पहले ही ये कह दिया था कि जब लोग मेरे को दफनाने जाए तो मेरे को वहीं पर जितने भी लोग दफनाने जाए वहीं पर सभी को एक साथ मरवा दीजिएगा। इसी चंगेज खान के बारे में बात करते हैं तो दुनिया का ऐसा सबसे बदनाम राजाओं के रूप में इसका नाम जाना जाता है। चंगेज खान भारत में क्यों आया? क्योंकि इसका ही एक भाई छोटा भाई था इससे और उस छोटे भाई की हत्या कर देता है एक उज्बेक रूलर। उज्बेक शासक इसके भाई की हत्या कर देता है और उसी उज्बेक शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। इसी जलालुद्दीन मंगबरनी ने इसके भाई छोटे भाई की हत्या कर दी। इसी कारण से परेशान हुआ चंगेज खान और इसका पीछा करने लगा। अब यही जलालुद्दीन मंगबरनी भागते भागते काबुल कंधार से होता हुआ और यह भारत की तरफ रुख कर लेता है। और जैसे ही ये भारत की तरफ आता है तो उस समय भारत में शासन ही कौन कर रहा था? इल्तुतमिश शासन कर रहा था भाई साहब। और यही इल्तुतमिश के पास आता है और कहता है कि संदेश भिजवा कर कि मेरे को भारत में शरण दीजिए अन्यथा चंगेज खान नामक राजा मेरे को जान से मार डालेगा। लेकिन इतने में ही इधर से संदेश भिजवा देता है चंगेज खान यानी कि तेमुचिन और कहता है कि इल्तुतमिश को फरमान में संदेश में ये कहता है कि अगर भूलकर आपने इसे शरण देती है या इसको शरण दे देते हैं क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी तो मरेगा ही मरेगा, इसे तो खुदा भी नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपने इसे शरण दी है तो मैं पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को भी ही डिस्ट्रॉयड कर दूंगा यानी इसे भी तहस नहस कर दूंगा। इसी कारण जो है और साथ में कहता है कि अगर आपने इसे शरण नहीं दी तो मैं वादा करता हूं आपके साथ आपको यहां पे आऊंगा भारत में जरूर, लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी को मारकर भारत से वापस चला जाऊंगा। अगर आपने इसे शरण दी तो मैं पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को ही तहस नहस कर दूंगा भाई साहब। ऐसा कथन सुनकर और नहीं मदद करता है कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और सूझबूझ का ही परिचय देकर नहीं शरण दी जलालुद्दीन मंगबरनी की, नहीं मदद की और इसे नहीं शरण दी। इसी कारण से चंगेज खान भारत आता है और आकर के जलालुद्दीन मंगबरनी को मारकर और वापस भारत से चला जाता है मंगोलिया में, क्योंकि ये मंगोलिया का राजा था, मंगोलिया में शासन करता था। लेकिन अगर इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण दी होती तो आज हम भारत में तुर्कों का रूल नहीं, आज हम भारत में मंगोलों का शासन पढ़ते और मंगोलों के शासन में ही हम बात करते कि भारत में जो चीन मंगोल जैसे लोगों की जो नस्ल है वही नस्ल इंडिया में मिलती। आप जितने खूबसूरत लोग हैं ये लोग कहाँ देखने को मिलते हैं आपको फिर? ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात कर ले तो इसके बाद में इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में शुरुआत करवाई इक्ता प्रणाली की। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला भी आदमी कौन था? इल्तुतमिश।
ऐसा कहते हैं कि प्रांत को इल्तुतमिश इक्ता कहा करता था। प्रांत को ही क्या कहा करता था? इल्तुतमिश इक्ता कहा करता था। और इसी प्रांत में जो अधिकारी, जो प्रांत में प्रांत अधिकारी होता है, उसी को यहाँ पे कहा जाएगा इक्तेदार। और यहाँ पर लगान वसूलने की प्रथा कहलाएगी इक्तेदारी प्रथा। इसी के बाद में अगर बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश जो है इसी ने ही 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। यानी कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने वाला राजा कौन था? तो इल्तुतमिश था। क्योंकि इल्तुतमिश के बारे में आपने सुना होगा कि ये कुतुब मीनार जो है इसके निर्माण के अंदर जो है अहम रोल अदा करता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव जो है वो नींव रखी गई थी 1199 ईस्वी में, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और ये 30 साल में बनकर तैयार हुई थी। जो 5 मंजिला इमारत है और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने ही चांदी की एक मुद्रा चलवाई थी। तो चांदी की एक मुद्रा जिसका नाम था टंका, या इसी को कहा जाता है टका। और तांबे की एक मुद्रा चलवाई थी। और उस तांबे की मुद्रा की बात कर लें तो उस मुद्रा का नाम है जीतल। तो चांदी की टंका या टका, तांबे की जीतल, दोनों मुद्राएं चलवाई। तो तांबे की व चांदी की मुद्राएं चलवाने वाला भी अपने शासनकाल में कौन था? इल्तुतमिश था। इसी इल्तुतमिश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश के कितने पुत्र थे? इसके 4 पुत्र हुआ करते थे, वह एक पुत्री हुआ करती थी। और एक बार यही इल्तुतमिश कालिंजर यानी कि ग्वालियर अभियान पर जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ग्वालियर अभियान के दौरान यह अपने 4 बेटे और वह एक पुत्री को साथ लेकर गया था, जिसमें इसकी मदद करने में इसके ये 4 बेटे असफल होते हैं, नाकाम, नाकारा या नालायक साबित होते हैं। लेकिन इस अभियान को जीतने में इसकी मदद कौन करती है? इसकी बेटी रजिया करती है। इसी कारण से इसने अपनी बेटी रजिया को क्या बना दिया था? अपना उत्तराधिकारी। तो रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी? इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मरता है, तो इल्तुतमिश के मरने के बाद में सिंहासन पर रजिया नहीं, रजिया का बड़ा भाई रुकुनुद्दीन फिरोज शाह बैठता है। और उसी रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की बात कर ले तो वही रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जैसे ही सिंहासन पर बैठता है तो यही बात पसंद नहीं आती है किसे? रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान ही ये कहती है कि जनता की मदद मांगने जाती है और जनता के ही मदद मांगकर जनता को ही अपने फेवर में करके और रजिया सुल्तान ही सिंहासन का असली हकदार बनती है। और इसी के बारे में बात कर ले तो 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। यानी कि इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में क्या हुई? मृत्यु हुई, मारा गया इल्तुतमिश। और जैसे ही मरा तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मकबरा कहां पे है। अगर इसके मकबरे के बारे में अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली के ही अंदर कुतुब मीनार में है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर है। जहां पे कुतुब मीनार है दिल्ली में, वहीं पर कुतुब मीनार परिसर
के अंदर दिल्ली में ही इल्तुतमिश का मकबरा है। एक प्रश्न और बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न ये बनता है कि इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में जो है शुरुआत की थी दल चालीसा की, और दल चालीसा को ही कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। तो दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी संस्था की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी कौन था? तो इल्तुतमिश नामक व्यक्ति हुआ करता था। आज के सेशन में हमने ये बात की है इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हुआ करता था, और इसे ही कहा जाता है भारत का पहला सुल्तान, और भारत का पहला सुल्तान इसे कहा जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पता होगा कि भारत का अंतिम सुल्तान कौन है। अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में ये लिखकर आपको आंसर देना है कि भारत का अंतिम सुल्तान कौन था। मैं देखता हूं किस किस विद्यार्थी को ये पता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, या भारत का अंतिम सुल्तान कौन हुआ है। इसके बाद में इसने अपनी राजधानी को जो है शिफ्ट किया था लाहौर से लेकर और दिल्ली। इसने ही तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था 1215 ईस्वी में, जिसमें ये इल्तुतमिश ने यलदौज को हराया था। और तैमूचिन या चंगेज खान यह भारत में 1221 में इसी के ही शासनकाल में आया था। और आपको जिस भी लाइन में या जिस भी क्वेश्चन में इक्ता नाम मिल जाए तो आपको ये रट लेना है कि इक्ता संबंधित ही किससे है? इल्तुतमिश से है। आज के सेशन में हमने इल्तुतमिश के बारे में बात की है, और नेक्स्ट सेशन में जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम खतरनाक भारत की प्रथम महिला शासिका के बारे में बात करेंगे, जिसमें रजिया सुल्तान के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कमेंट में इस प्रश्न का आंसर देने की जो है कोशिश करना भूलिएगा नहीं, आंसर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपकी तैयारी का आकलन करने के लिए ये आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप अपनी तैयारी कैसी कर रहे हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई, बेहतरीन लगी, तो कृपया एक बार लाइक ठोक दीजिएगा क्लास को, और लाइक ठोक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में लगे हुए बेल आइकन या घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अपनी जिंदगी का भी घंटा बजे भाई साहब। ठीक है, अगर यहाँ पे घंटा बजाकर आप तैयारी करेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप जो है अपनी तैयारी उड़ान क्लासेज के माध्यम से कर सकते हैं। अगर क्लास बेहतरीन लगी तो लाइक ठोक दीजिएगा, और धमाकेदार इस प्रश्न का आंसर भी दीजिएगा। और साथ में अगर ऐसे बेहतरीन नोट्स चाहिए तो उड़ान क्लासेज के ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं से लेटेस्ट जानकारी व नोट्स के रूप में PDF के रूप में नोट्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।